जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग बिहार पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से अभी अपना ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चंस के मैथ के प्रैक्टिस सेट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों के बहुत जल्द मैं मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ, मैथ और साइंस के दोनों के, ठीक है। तो आज ये बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं जो आपके उसमें पीआरटी में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे से इसे करेंगे भी, बहुत शॉर्ट तरीके से। आप लोगों को बस ध्यान से देखना है सॉल्यूशन के प्रोसेस को, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 0.6 और फिर 2 3 पे बार है, 2 3 पे बार है, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो इसके करने के तरीके सिंपल क्या करते थे हम लोग, इसको x मानते थे, फिर एक इक्वेशन बना लेते थे, फिर उस x को जितने पे बार रखा लगा रहता था 10 या फिर 100 से गुणा करके फिर माइनस करते थे। वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं कंपटीशन के दौर में, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उस पर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, स्टेप 1, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहला स्टेप क्या है, ये जितने नंबर लिखे हुए ना सबको बिना डेसिमल के और बिना बार के सीधा लिख दो। 6 2 3 ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींचो और नीचे क्या लिखोगे डिनोमिनेटर में, वो मैं बताता हूँ। जितने अंक पे ये बार ब्रैकेट लगा हुआ है, जितने अंक पे बार ब्रैकेट लगा हुआ है, कितने पे लगा हुआ है? 1 2, 2 अंक पे बार ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो 2 बार 9 नीचे लिख दीजिए। 2 बार 9 नीचे लिख दिया आपने, ठीक है। ये तक हो गया आपका। अब क्या करोगे, अब आपको ये देखना है कि इस संख्या में ऐसी कितनी संख्या लेफ्ट साइड बची हुई है जिन पे बार नहीं लगा हुआ। तो देखिए, केवल 6 बचा हुआ जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कितनी संख्या बची है? एक संख्या बची है। तो आप 9 के राइट साइड में एक 0 लगा देना, ठीक है। ये लगा दिए। अब आगे क्या करोगे, जो संख्या यहां बची थी जिस पे बार नहीं लगा था उसको ऊपर में से घटा दोगे, 6 को माइनस कर दोगे। इतनी बात समझ गए? तो अब उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 13 में से 6 गया, 7 हो गया आपका, एक बचा यहाँ पे, तो ये आ गया 1 और ये 6 बटा में 990, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ दे रखा है, 617 बटा 990, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे आप लोग, डेसिमल और वो बार ब्रैकेट को हटा करके सीधा सीधा नंबर लिख दिया आपने, सारी गिनती लिख दिया। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 पे क्या करोगे, लाइन खींच के डिनोमिनेटर पे उतने ही 9 लिखोगे जितने संख्या पे बार लगा हुआ है। 1 2 संख्या पे बार लगा है तो आपने 2 बार 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसके साइड में कितने 0 लगेंगे वो डिपेंड करेगा कि बार के लेफ्ट में कितनी संख्याएं खाली बची हुई हैं। तो एक संख्या खाली बची थी तो वहां पे एक बार 0 लगा दिया। अब वही सेम संख्या को ऊपर से आपने माइनस कर देना है, ठीक है ना। आई होप अब समझ गए होंगे, मैंने 2 बार एक ही क्वेश्चन को बता दिया, ठीक है। आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सब कर पाओगे, और कंटिन्यूअस में अपने प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चंस लेता रहूंगा अलग अलग टाइप के, ताकि आप लोगों के डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ठीक है। चलो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। और थैंक यू सो मच, कई छोटी बहनें और बड़ी बहनें अपनी कमेंट की हैं, ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी बच्चे, जो भी आप लोग देख रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए, आज आप लोगों की डिमांड थी कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन ले लेना, तो जो थोड़े बड़े क्वेश्चन है मैंने उनके इंग्लिश भी लगा रखे हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए सर्टेन जॉब। जॉब का मतलब काम होता है, ठीक है। कह रहा है ए बी सी एक साथ एक निश्चित कार्य को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। यहां पे देखिए, इसको कैसे, पहले पूरा पढ़ देता हूं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है ए और बी अकेले उसी कार्य को, ए जो है 12 दिन में और बी 30 दिन में कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, कर सकते, कह रहा सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, इसका सिंपल सा फंडा होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है, मान लो ये व्यक्ति है,
अगर ये इसकी कार्य करने की क्षमता पता करेंगे, क्या इफिशियंसी होगी कि कितना जल्दी कितने काम को निपटा रहा है कितने टाइम में, ठीक है ना। और एक होता है टोटल वर्क कितना होता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे करता हूं, ठीक। पहला इन्होंने कहा ABC तीनों व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य निश्चित कार्य को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो जैसे A + B + C तीनों मिलकर के किसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां तक कर लिए। आगे क्या कह रहा है, A उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो A जो है उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन लेता है, ठीक है ना। कितना टाइम लेता है, 12 दिन। B उसी कार्य को 30 दिन में करता है, B जो है उसी कार्य को करने के लिए आपसे 30 दिन ले लेता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बहुत ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक है। इधर देखो, अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो दिन आए हैं आपके ना, इन सब का ऐसा वर्क ले लो, ऐसा इनका एक तरह से एलसीएम ले लो जो इन तीनों से कट जाए। तो 6, 12, 30 का एलसीएम निकालोगे तो इसमें क्या किया जाता है ना, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उस पर फोकस करो। 30 को दोनों संख्याएं नहीं काट पा रही है, 6 पंचे 30, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है, तो 30 से बड़ा अगला 30 का मल्टीपल देखते हैं, तो 60 आ गया, 60 से सब कोई कट जाएगा, इसका एलसीएम 60 हो गया, ठीक है ना। तो जब दिनों का, ये दिन का जब आपने एलसीएम ले लिया सबके, तो ये जो आया है ना 60 निकल के, ये होता है टोटल वर्क, ठीक है ना, कुल काम 60 है, ठीक है। अब कह रहा है कि A + B 6 दिन में 60 काम करते हैं, तो A + B के कार्य करने की क्षमता कितनी होगी वो पता करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए क्षमता कैसे निकाली जाती है वो बताता हूं। क्षमता यहां लिखता हूं, जो टोटल वर्क है और जितने दिन ले रहे हैं, काम को दिनों की संख्या से भाग दे दो तो पता चल जाएगी क्षमता। क्या बोला मैंने, टोटल वर्क को दिनों की संख्या से भाग कर देंगे तो आपको कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी। तो A B C तीनों की अगर क्षमता पता करना है तो 60 में 6 से भाग दोगे तो 10 आ जाएगा। तो A B C की तीनों की क्षमता मिला के 10 यूनिट का आ गया, समझ लो। 12 से इसको भाग दोगे तो 12 × 5 = 60। A की अकेले की क्षमता 5 है और A B C तीनों की मिला के क्षमता 10 है। B की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 दूनी 60, ये 2 आ गई, समझ गए ना। अब देखिए, अगर हमें पता करना होता है कोई व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, दिनों की संख्या निकालनी होती है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, कार्य बटा उसकी क्षमता, कार्य बटा इफिशियंसी, क्षमता करते हैं, ये निकाला जाता है कार्य बटा क्षमता। अब हमसे पूछा है कि C अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कार्य तो हमें पता चल गया 60 है टोटल काम, ठीक है, टोटल काम 60 है जिसको C को करना है। अगर अब हमें C की इफिशियंसी पता चल जाए तो हम बता देंगे इफिशियंसी से भाग दे करके, बात समझ पा रहे हो ना। तो देखो C की इफिशियंसी कैसे निकालोगे, C के कार्य करने की क्षमता कैसे निकालोगे। यहां देखो A + B, यहां पे देखो जरा, कह रहा है, एक सेकेंड पेन चेंज कर दो, A + B + C तीनों की कार्य करने की क्षमता 10 है, ठीक है ना। अरे पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। हाँ देखिए, A + B तीनों की कार्य करने की क्षमता 10 है, इसको यहां रखता हूं फोटो, ध्यान से देखिएगा। यहां कह रहा है आपको A + B + C, ये इनकी क्षमता 10 आ रही है, और A + B दोनों को यहां से अगर जोड़ें तो 5 और 2 7 क्षमता हो गई, तो A + B की जगह 7 रख दो + C बराबर 10 हो गया। तो केवल C की क्षमता कितनी आ जाएगी बताओ, तो 10 में से 7 चला गया तो 3 आ गया। तो C की जो क्षमता है कार्य करने की वो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो C जो है टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा, मैंने बताया फार्मूला, दिनों की संख्या निकालने के लिए कुल काम 60 से 60 में भाग कर दोगे, इसकी क्षमता 3, 60 में भाग कर दो 3 से, तो 3 20 3 60 होता है। तो जो C अकेला काम करेगा वो 20 दिन में करेगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, समझ गए पूरा अच्छे से, क्या दिक्कत है। चलो यहाँ पे 20 दिन में C कर देगा, ठीक है। अगर ये कुछ और पूछता कि मान लो A और B मिल करके कितने दिन में करते हैं, तो A और B की इफिशियंसी जोड़ के टोटल वर्क में भाग दे देते। टोटल वर्क कैसे निकलता है, कुल काम निकलता है आपका, कुल दिनों का क्या करते हो आप, एलसीएम ले लेते हो, ठीक है ना, तो वही निकलता है कुल काम। आई होप आप समझ गए होंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसी तरह से बार बार जब मैं क्वेश्चन लेता रहूंगा अलग अलग टाइप के, तो आपको सीखने को मिल जाएगा।
और अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से सीखना है ना, तो मैंने एक अभी YouTube पे फ्री में मैंने बैच लॉन्च किया हुआ है, गणित का महापैक बैच, ठीक है ना। उसमें मैं पूरी टीचिंग एग्जाम के लिए, किसी भी परीक्षा टीचिंग की तैयारी कर रहे हो सबके लिए पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूं वहां पे, ठीक है ना। चलो चैप्टर वाइज वहां पे चल रही चीजें, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी मैंने इंग्लिश में लगा रखा है, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ लेगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बताया ना कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते ही उसके यूनिट पे फोकस करना होता है और ऑप्शन पे फोकस करना होता है। मैथ के क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहले ऑप्शन चारों देख लिया करो, तो सारे सेकंड में दे रखे हैं, यहाँ यूनिट देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करने वाली ट्रेन 8 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। अच्छा सुनो, अगर कभी भी मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इस पे कोई पोल खड़ा हो, खंभा हो गया, कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई कार हो, तो इनकी मोटाई को नगण्य माना जाता है। और इस कंडीशन में अगर कोई ट्रेन इसे क्रॉस करती है तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस करती है। ये ध्यान रखना, कितनी दूरी चलती है, अपनी खुद की लंबाई के बराबर ही दूरी चलती है, समझ गए। चलो अच्छा, ये 8 सेकंड में चल रहा है, तो अगर हम ट्रेन की लंबाई निकालें तो कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी आपकी, दूरी बराबर, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी अगर निकालना है, ये तो दूरी ही तो हुई, ट्रेन की लंबाई जो हुई वो दूरी ही हुई, ठीक है ना। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, तो चाल था 90, लेकिन ये था किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलोगे आप मीटर पर सेकंड में, तो आपको गुणा करना पड़ता है 5/18 से, तो ये बदल गया मीटर पर सेकंड में, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा अब इसमें टाइम का मल्टीपल कर दो, 8 सेकंड टाइम लगा था, तो ये पता चल जाएगा ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो 18 पचे 90, ठीक है ना, 5 पचे 25, 25 अट्ठे 200 मीटर, 200 मीटर जो है वो ट्रेन लंबी है, ठीक है ना, 200 मीटर लंबाई की ट्रेन हो गई। आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ट्रेन द्वारा 250 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करो। ट्रेन की चाल आपको पता है कितना है, 25, अगर देखो ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 25 मीटर पर सेकेंड होगी, और किलोमीटर में कितना था 90, इसको 5/18 से गुणा कर दिया तो 25 आ गया, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है, अब देखिए ये रहा प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म पहले से कितना लंबा है, 250 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। ट्रेन कितनी लंबी है, अभी हमने निकाला 200 मीटर लंबी, तो ट्रेन जो है 200 मीटर लंबी है। कह रहा है कि ट्रेन द्वारा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, तो अब अगर ट्रेन पार करना चाहेगी ना तो अपने अंतिम छोर से पार करेगी। तो पहले तो ये पूरी दूरी प्लेटफॉर्म जितना चला 250 मीटर, तो ये चलेगी, फिर अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, तो प्लस 200 मीटर और उसकी लंबाई बढ़ गई प्लेटफॉर्म की, समझ लो, ठीक है ना। तो 200 मीटर वो और आगे बढ़ाया, एक सेकेंड, 200 मीटर और बढ़ाया, तो कुल मिलाकर ट्रेन को, अगर ट्रेन चाहती है कि वो प्लेटफॉर्म पूरी तरह क्रॉस कर जाए, तो उसको टोटल दूरी कवर करनी पड़ेगी, कितना, 200 तो चलनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी 250, और 200 मीटर अपनी खुद की लंबाई चलनी पड़ेगी, तो कुल उसे 450 मीटर की लंबाई ट्रेवल करनी पड़ेगी। बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब बताओ टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया, 450 प्लेटफॉर्म प्लस क्या, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब दूरी हो गया, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है बताओ, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम, तो डिस्टेंस अपन स्पीड, तो 450 को भाग दे दो, स्पीड कितनी है, सेकंड में निकालना है ना, तो ये वाली स्पीड लगाओगे आप 25 वाली, तो ये आ जाएगा 25, तो 25 से इसको भाग दे दो, देखो कितनी बार जाता है, 25 एकम 25, 25 दूना 50 होता है, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200, तो यहां से आ जाएगा 18 बार में चला जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका 18 सेकंड जो है लगेगा उस ट्रेन को उसे क्रॉस करने में, ठीक है ना। कैलकुलेशन सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जवाब देता हूं सबके, ठीक है ना। तो 25 से इसको काट दिया हमने, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लीज अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू प्राइम नंबर x एंड y, ठीक है ना। दो अभाज्य संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्त कितना होता है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को,
जब दो अभाज्य संख्याएं हैं और उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है और जो LCM होता है वो हमेशा इनके गुणनफल के बराबर होता है। ये बात याद रखोगे। क्या याद रखोगे? कि अगर कुछ भी कॉमन दो संख्याओं में नहीं आ रहा है तो HCF 1 होगा और LCM दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसका तो सॉल्व ही नहीं करना है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये बात नोट करके लिख लो जो मैंने बोला है अपने मुंह से। क्या बोला? कि जब कोई दो संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उनका HCF कितना लोगे आप? 1। LCM कितना लोगे? उनका मल्टीपल। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां से भी क्वेश्चन इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं। इसमें आपको पावर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है इसको बराबर इतने के हैं तो इसका क्या करना है? x का मान पूछा है। जरा देखिए इसको ना मिनिमम में ले जाते हैं, 16 को कम से कम पावर में ले जाते हैं। 16 को अगर हम ले जाएं तो 2 की पावर 4 लिखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 होता है और इस पूरे की घात कितना है? पहले से 2x + 4 दे रखा है आपको, बराबर 128 को 2 की घात में ले चलते हैं तो कितनी बार जाता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128, 3 3 6 1 7, तो 2 की घात 7 होता है। देखिए ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वैसे मुझे ये चीजें पता है, याद है, आप लोगों को भी याद रहना चाहिए कि 128 7 पावर होता है, 32 पे 5 होता है, इस सब याद रहना चाहिए। ठीक है ना? इसका होल पावर है आपका कितना? 3x - 6। बात समझ गए? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हुआ? अब देखिए घात की घात होती है तो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 दूनी 8x - 4 चौके 16, ये प्लस का 16, बराबर इधर आ जाएगा 2 की घात 7 तियां 21x और माइनस 7 6 42। समझ गए? यहाँ 6 ही थे ना? हाँ, 7 6 42। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? अब देखो क्या कहता है रूल, बेस समान होते हैं तो आधार वो पावर बराबर होती है, तो इनको बराबर कर दो। तो 8x + 16 बराबर 21x - 42। ठीक है ना? अब इसको इधर ले चलते हैं, इसको इधर ले चलते हैं x वाले को, तो आ जाएगा आपका 42 प्लस का 16 बराबर 21x - 8x। तो 21x में से 8x चला गया तो आपका कितना बचता है? 1 चला जाता है तो बचता है 20, और 20 में से 7 गया तो 13, तो 13x बच गया। 13 8 21 होता है ना? 13x बच गया। इनको जोड़ लो, 6 2 8 और ये 4 1 5, 58, तो x आपका निकल के आ जाएगा 58/13। ठीक है ना? समझ गए? किसी को कोई डाउट नहीं? ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर मैं सिखा रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूं, आप लोग इसको करोगे तो बहुत शॉर्ट मेथड से करोगे। ये कुलबुल करके ना यही कैलकुलेशन कर लेना, सीधा यहां से आप सीधा जंप करके इस वाले स्टेज पे आ जाना। समझ गए? हाँ चलो, अब क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, तो मेरा फर्ज है कि हर किसी के समझ में आए, मैं ऐसा बताऊं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मजा आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और 1-2 दोस्त को तो जोड़ लो साथ में। ठीक है ना? ताकि मेरा मोटिव, इससे ये नहीं होगा कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, इससे ये आपको फायदा होगा कि मैं और बेहतर से बेहतर ला करके आपको पढ़ाऊंगा, तो हो सकता है आपका माइंड उससे तेज होगा तो आप जल्दी सीख जाएंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, चलो ये देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है बोर्ड मास से सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ब्रैकेट सॉल्व किया, 4 में से 2 गया, 2 बचा और 3/2 हो गया। ये इसको लिख दिया आपने 3/2, इतने मझले वाले ब्रैकेट को, करली ब्रेसेस को। ठीक है, 3/2 का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है ना? गुणा कर दिया आपने 12 से, तो 2 से काट दिया 6 बार में, तो 6 तियां 18 हो गया। इतने तक का मामला सॉल्व होकर के हमारे पास कितना आ गया? 18 आ गया। इधर वाले का देखते हैं। अब इधर क्या लगा? 16 का 4, मतलब 16 गुणा 4 का मतलब गुणा होता है। 16 चौके 64, ये निकल के आ गया 64, प्लस का यहाँ 18 बचा हुआ था आपका। ठीक है ना? ये 64 हो गया और यहाँ माइनस का 13 है। ठीक है, और ये बीच में इतना है, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो 64 और प्लस 18 कीजिए, तो 13 माइनस 64 और 18 कितना हो जाता है बताइए? 8 4 12 2, कैरी लगा 1। ठीक है ना? और 6 1 7 1 8, 82, और 82 में से आप माइनस कर देंगे किसको? 13 को, तो आपका निकल करके आ जाएगा 12 में से 3 गया 9,
और अब बच गया 7 में से 1 गया 6, माइनस साइन लग जाएगा, तो 69 आपका जो आंसर होगा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ गए। वैसे ये आसान है, आप लोग भी अच्छे से कर पाते होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाते हैं। अभी मैं बताता हूं कि क्यों लगाते हैं, जबकि है बहुत आसान। कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए सबसे पहले तो ये होता है, अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई इक्वेशन है पॉलिनोमियल आपके पास, ठीक है। पॉली मतलब होता है बहुत, बहुत पद होता है, बहुपद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो जिसमें पदों की संख्या मोर देन 2 होती है या 2 से 1 से ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं बहुपद। ये हो गया। इसमें आपसे पूछा जा रहा है इसकी डिग्री। डिग्री के लिए क्या करते हैं, इसकी पावर निकालने, बहुपद की डिग्री के लिए क्या करते हैं, जो वेरिएबल है एक्स जो होता है वेरिएबल है, इसकी जो सबसे हाईएस्ट घात होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इस वाले इक्वेशन की डिग्री 2 हो जाएगी। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन क्या कह रहा है, 2x की घात 5 प्लस 2x की घात 3 y की घात 3 प्लस 4y की घात 4 प्लस 5। अब देखिए इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पे हम लोग जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए सबसे बड़ी पावर आपको दिख रहा होगा, कहोगे कि सर 5 है, आप 5 आंसर कर दोगे, जो कि हो जाएगा गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा मैं बताता हूं आप लोगों को। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन आती है जब x इक्वल टू अगर y कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमें जनरलाइजेशन करके चलना पड़ेगा, x इक्वल टू y आ जाएगी, तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x की घात 5 प्लस यहाँ पे देखिए y बराबर है ना, ये 3 3 6 घात हो जाएगी, तो यहाँ 2x की घात 6 प्लस यहाँ 4x की घात 4, क्योंकि x बराबर y लिया है, अब प्लस 5। अब देखिए मैक्सिमम पावर 6 मिल गई ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 6 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को, कि आप कहोगे कि नहीं सर 5 होना चाहिए, लेकिन आप इसका डिटेल रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि इसकी जो मैक्सिमम पावर कंसीडर करी गई है, जो डिग्री कंसीडर करी जाएगी वो 6 करी जाएगी। तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें अगर ये कंडीशन कभी बनती है तो ये वाला सही होगा, इसका 6 पावर मैक्सिमम। ठीक है, अब गलती नहीं करोगे, मैंने क्या गलत करोगे वो भी बता दिया, पर सही क्या है वो भी बता दिया। चलें आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहां पे कह रहा है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखिए ये क्लास 10th की NCERT में है, NCERT में सेम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये पूछता है आपसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू अगर a प्लस बी प्लस सी, इफ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो इस पूरे का वैल्यू 0 आता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें जो क्वेश्चन आपका बनेगा ये क्लास 10th की NCERT का है टॉपिक, ठीक है, पूरा डिटेल में है। यहां से जो आंसर बनेगा आपका वो इसी बेस पे बनेगा। सबसे पहले आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी निकाल के चेक करना है कहीं वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर 0 के वैसे आपको जो क्वेश्चन देगा वो इसी बेस पे देगा, ठीक है ना। तो इनको जरा चेक करते, 248 प्लस 251 करिए, 248 में 251 जोड़ा हमने, तो 8 1 9, 5 4 9, 2 2 4। अब इसमें माइनस 499 किया, देखिए 0 बन गया आपका। जब ये 0 हो गया तो ये पूरा डेटा जो उसने पूछ रखा है वो पूरा का पूरा 0 होगा। इसका ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 0 होगा। और अगर पता करना हो तो इसका एक मॉडिफाइड फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में अलग से निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये 0 रखते हैं तभी सब कुछ 0 हो जाता है, याद रखोगे। ये क्लास 10th की NCERT में टॉपिक है, मैं पेज नंबर भी बता सकता हूं, आप लोग वहां जाके चेक भी कर सकते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, अगली वीडियो में बता दूंगा। पेज नंबर है अलजेब्रा में जाकर के 200 के आसपास कुछ पेज नंबर था, उस पे दे रखा है, एक इस तरह से ब्लॉक दे रखा है ब्लैक कलर का, वहां पे लिख रखा है ये बातें, ठीक है। चलें आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। देखिए कल की प्रैक्टिस सेट में भी एक क्वेश्चन ऐसा मैंने लिया था, आज भी ऐसे वाले एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब आर इन द रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, क्यूब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, ये घन होता है, ठीक है ना, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जो लूडो की गिट्टी होती है वो यही होती है, ए साइड। तो अगर इसके आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम होता है भुजा का क्यूब, ए क्यूब।
इसने कह रहा है दो घन है जिनके आयतनों का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब ए, मान लो एक की भुजा ए है, दूसरे वाले घन की भुजा बी है, तो ए क्यूब बटा बी क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 27 बट्टा 64। तो अगर हम इनकी भुजाएं निकालेंगे तो इनका क्यूब रूट ले लेंगे, तो ए बटा बी जो आ जाएगा आपका, ये 27 जो होता है 3 का परफेक्ट क्यूब होता है तो 3 आ जाएगा, 64 होता है 4 का तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, पहले वाले भुजा आ गई 3, दूसरे की आ गई 4 आपकी। ठीक है, कह रहा है उनके सतही क्षेत्रफलों का अनुपात, क्यूब का सतह, सतह मतलब सरफेस एरिया का अनुपात पूछा है आपसे, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है 6a², मतलब 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो बटा में दूसरे वाले का भी यही होगा 6 गुणा दूसरे इसकी भुजा का स्क्वायर, तो 6 से 6 कट जाता है। अब भुजा कितनी कितनी है, 3 और 4 है, तो 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर बराबर 9 बटा 16। ये आपका आंसर आ जाएगा, 9:16 का आंसर होना चाहिए। कहीं दिया है 3 4 गलत, 4 3 गलत, 16 9 नहीं, 9 और 16 होना चाहिए, ये गलत है। तो इसमें से कोई सा भी आपका आंसर करेक्ट नहीं हो रहा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, 5वां ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, समझ गए आप लोग। इसी तरह से कंटिन्यूअस अगर आप लोग सीरीज को फॉलो करते रहोगे, इसके बाद मैं मैराथन भी लाने वाला हूं, तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया देखिए ट्रायंगल के फॉर्मेशन से। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी में निम्नलिखित शर्तों को कौन सी सही है। सबसे पहले तो ये याद रखो, अगर ये एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ए बी सी है, कोई त्रिभुज तभी फॉर्म होता है इनकी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होता है। मान लो दो, कोई सी भी दो भुजा, मान लो हमने ए प्लस सी ले लिया, तो इनका योग बड़ा होगा हमेशा बी से। ठीक है, और इनका अंतर ए और माइनस सी छोटा होगा हमेशा थर्ड ऑप्शन से। ठीक है, थर्ड साइड से। क्या याद रखोगे, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होती है। दूसरी बात क्या, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटी होती है, ये याद रखोगे। तो देखिए इसमें क्या याद रखा है एबीसी का, कह रहे हैं एक अकेली भुजा दो भुजाओं के योग से बड़ी है, गलत हो गया। एक अकेली भुजा छोटी है, नहीं, अंतर से बड़ी होनी चाहिए, ये भी गलत हो गया। कह रहा है दो भुजाओं का योग दिखा रहा है ना, तीसरी से बड़ी है, यही करेक्ट आंसर है आपका। समझ गए, आप नई गलती करोगे ना। ठीक है, चलें आगे बढ़े, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन मैं ऊपर जरा देख लूं, ये हो गया है क्या, नहीं 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 नहीं, वो कुछ और क्वेश्चन था। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 10 और 30 और 10 की वृद्धि कर दी जाए प्रतिशत में, तो मूल आयतन से गठित आयतन के क्षेत्रफल के बीच अंतर क्या होगा। तो देखिए जब भी कभी दो लगातार वृद्धि होती है तो उसका नेट पता किया जाता है। जैसे L इंटू बी होता है, इसका आयतन, कोई भी अगर आयत है, रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ अगर L है, विड्थ B है, तो इसका आयतन वो क्या पूछा है, हाँ आयतन हो गया ना। एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो वृद्धि होती है, तो मूल आयत से गठित आयत के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया। ठीक है ना, तो ये L इंटू बी हो गया। लेकिन L में भी 30% की वृद्धि कर दी है, B में 10% की वृद्धि कर दी है। तो जब भी गुणा के फॉर्म में होता है और लगातार दो वृद्धि होती है, तो अगर मान लो इसमें x% की वृद्धि होती, इसमें y% की वृद्धि होती, तो टोटल वृद्धि कितनी हो जाती, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये सक्सेसिव मेथड से निकलता है, ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने वृद्धि करा रहे हैं, एक तो 30 का करा रहे हैं, फिर 10 का करा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा 30 दाम में 300 बटा में 100। इसको सॉल्व किया 3, तो 30 10 40 और 3 43, 43% की टोटल वृद्धि आएगी। पहले था मान लो कुछ जीरो वृद्धि थी, अब 43% वृद्धि होगी, तो अंतर कितने का आ गया, 43 का आ गया। तो 43 का अंतर आपका आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब भी लगातार इस तरह से वृद्धि होती है तो सक्सेसिव मेथड लगाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों की स्क्रीन पे, ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। 12th पारी में कितना रन बनाया उसने, 63 रन बनाया, जिससे उसके औसत रन में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है,
और 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। देखिए 12वीं पारी के पहले वो 11 पारी खेल चुका होगा, 11 पारी कंप्लीटली खेल चुका हो गया। कह रहा है कि पूरे औसत में 2 की वृद्धि हो गई। औसत क्या होता है, सभी पारियों में बने हुए रन का योग बटे पारियों की संख्या से भाग दिया जाता है, तो ये एवरेज निकल के आता है। कह रहा है अगर किसी के पूरे औसत में वृद्धि किसी चीज की होती है तो वो हर एक में वृद्धि के बराबर होती है। इसका मतलब 11 पाली, मान लो 1 2 3 इस तरह से 11 पालियां हैं, ठीक है ना, पूरे औसत की 2 वृद्धि होगी। इसका मतलब पहले में भी 2 रन बढ़ा, इसमें भी 2 रन, इसमें भी 2 रन, टोटल 11 के 11 पारियों में 2 रन बढ़ा। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई उसकी बताओ। तो 11 पालियों में हर एक में 2-2 रन बढ़ा, तो 11 में 22 रन की वृद्धि हो गई। तो औसत की वृद्धि कितनी आ गई उसकी, 22 की। ठीक है, ये पिछले 11 पारियों तक का आया कितना, 22 रन की वृद्धि, ठीक है ना, औसत में। ठीक है, औसत वृद्धि 22 रन इसका औसत आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, तो टोटल जो 12वीं पारी में रन बनाया आपका 63 ना, उसको उसमें से 11 पारियों में जितने रन की वृद्धि हुई थी उसको घटा दो, माइनस कर दो 22, तो ये आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, 4 6 में से 2 गया 4, 41 रन इसका जो आ जाएगा उसका औसत आ जाएगा पारी के बाद। ये आ गया, क्या कह रहा है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, औसत क्या होगा, तो ये आ जाएगा औसत 41 निकल करके। ठीक है, और इस तरह से करोगे तो आसान होगा। डिटेल में जाओगे तो काफी लंबा होगा। पहले 11 पारियों का टोटल रनों का योग निकालना पड़ेगा आपको, फिर उसको 11 से भाग दे करके टोटल रन निकलेंगे, फिर औसत निकालोगे, फिर 12वीं पारी का जो नंबर 63 है उसको जोड़ करके फिर टोटल निकालोगे। तो उससे बेहतर है अगर एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है, एवरेज में 2 की वृद्धि हुई है, तो पिछली जितनी पारियां थी उसका उतना 2 गुना कर दो, तो ये टोटल वृद्धि आपको मिल जाएगी 11 दूनी 22 का। और 12वीं पारी में उसने 63 बनाया है, तो औसत वृद्धि कितनी हो जाएगी, तो 63 में से बस 22 घटा देना, 41 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगले प्रैक्टिस सेट में और डिटेल में लेके आऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेंदी भी आप लोगों के लिए हो सकता है। इसमें कह रहा है 1 से लेके 95 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जैसे 1 2 3 इस तरह से लेकर के 95 तक। ठीक है, तो देखिए इसमें औसत क्या होता है, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी डेटा होते हैं सबका सम ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं नंबर्स, कितने कितने डेटा है, ठीक है ना, तो आंकड़ों की संख्या नीचे रखते हैं, सम ऊपर संख्या नीचे। तो सम जरा निकालो, 1 से लेके 95 अंकों का योग कितना होगा बताइए मुझे। यहाँ पे एपी लगेगा, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, उससे निकाल सकते हो। तो 1 से लेके 95 नंबरों का सम निकालोगे तो डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आ जाता है 1 का, ठीक है ना। तो ये होता है फार्मूला, एसएन का फार्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। ये होता है n आपका आ जाता है 95/2 ब्रैकेट में 2a, a है आपका 1 तो 2 गुणा 1 तो 2 हो गया, प्लस n-1 तो 95 माइनस 1 आपका आ जाएगा 94 इंटू डी, डी कितना है 1 हो गया, ठीक है ना। इतना आ गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप, इंटू 1 है ये आपका 94 ही रहेगा, तो 94 प्लस 2 96 आ गया, तो 95 गुणा 96 बटा में 2, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसको 2 से काट दीजिए, तो 2 चौके 8 2 अठे 16 इतना आ गया, बराबर ये आपका आ जाएगा 95 गुणा 48 बटा टोटल संख्याएं कितनी है, 1 से लेके 95 तक कुल संख्या 95 होती है, तो ये 95 आएगी, इससे ये कट गया, सीधा आपका 48 आ गया, ठीक है ना। लेकिन अब देखो ये तो हो गया, अब आपको फार्मूला याद रहना चाहिए तब आप कर पाओगे। अब देखिए एक शॉर्ट मेथड इसका क्या होता है, अगर हमें एसएन निकालना है लगातार संख्याओं का योग, तो जो सबसे बड़ी संख्या होता है ना उसके गुणा कर दो n+1 से, मतलब n+1/2 कर दीजिए बस, ठीक है। n मान लो 95 है, टोटल सम निकल करके आ जाएगा 1 से लेके 95 तक, तो n+1 आ जाएगा 96, गुणा करके बटा 2 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 48, तो 95 गुणा 48 आपका आ जाएगा, ये कट गया ना, 95 गुणा 48 टोटल सम आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको तब नहीं लगाना पड़ेगा अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो लगातार मैंने डिटेल में बता दिया फार्मूले से, और बिना फार्मूले करना है तो लगातार संख्याओं का योग क्या करोगे निकालने के लिए, सबसे बड़ी संख्या और उससे भी एक अधिक लेके जाओ, ठीक है ना।
क्या करोगे, जो सबसे बड़ी है वो और उससे एक बड़ी करके 2 से भाग दे दो, 95 गुणा 96/2 कर दो, तो सम निकल के आ जाता है लगातार संख्याओं का सम। समझ गए। वैसे ये फार्मूला होता है आपको, सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है, आप लोगों को याद होगा n+1/2, सम ऑफ n नेचुरल संख्याओं का योग यही निकल के आता है। और ये तो हमने अर्थमेटिक से बता दिया, इसको तो मत इस्तेमाल करना, SN वाला ये इस्तेमाल कर लेना। लगातार संख्याओं का योग क्या होता है, n+1/2। या फिर और आसान क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या को भी एक और बड़े से, 95 को एक और बड़ा 96 से गुणा करके 2 से भाग दे दो, सम निकल के आ गया, और टोटल से भाग दोगे तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो औसत आपका कितना आ गया, 48/48, जो कि आपको कहां दे रखा है, आपके सेकेंड ऑप्शन पे दे रखा है। तो ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके लिए जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। और इसके बाद 1-2 दिन के अंदर मैं मैराथन प्लान करने वाला हूं, मैथ और साइंस और दोनों का। तो वहां से आपको पूरा का पूरा चैप्टर समराइज कर दूंगा, और लास्ट में 4-5 दिन पहले आप लोगों को, समझ लो 15-16 के डेट के आसपास, मैं आप लोगों को माइंड मैप बना करके दे दूंगा, सब कुछ आपके माइंड में याद रहेगा। ठीक है, माइंड मैप अगर आप लोगों को डेमो देखना है तो चैनल पे जाकर के सीटेट वाला देख लीजिए, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं माइंड मैप कैसे बना करके देता हूं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और चैनल को शेयर जरूर करोगे 1-2 दोस्तों के साथ, ताकि मैं और अच्छा करा सकूं। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।